हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। एंड आज की करंट अफेयर क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, यह टॉपिक है हमारा पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्षयान प्रणाली। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से ही काफी सारी चीजें समझ आ रही है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्षयान प्रणाली, यानी कि कुछ ना कुछ मानवों को लेकर के, अंतरिक्षयान को लेकर के बात हो रही है, अंतरिक्ष में जाने आने को लेकर के कुछ ना कुछ बात होने वाली है। तो इस प्रकार के एक टॉपिक यह है अपने आप में ही, जो हमें नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है मालाबार युद्धाभ्यास का सेकंड फेज। तो अब क्या है कि मालाबार का जो फर्स्ट फेज हुआ था युद्धाभ्यास का, वह 3 नवंबर 6 नवंबर तक कंप्लीट हो गया था। तो अब दूसरा फेज इसका कल से शुरू हो चुका है। तो यह 4 दिन रहने वाला है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूज हमारे पास है, उस न्यूज को हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस को अंत तक देखें एंड इसके अलावा वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पहला टॉपिक हमारे शुरू कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्षयान प्रणाली। ठीक है, तो पहली बार ऐसा कुछ काम हो रहा है, ये हमें पहले यहाँ से पता लग चुका है। वाणिज्यिक यानी कुछ कमर्शियल हो रहा है इसके अंदर। मानव अंतरिक्षयान प्रणाली है, क्या हो रहा है चीज समझते हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो यह किसकी है, अमेरिका की है। तो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस को लेकर के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार करती रहती है। ये चीजें होती रहती है। तो दरअसल अब क्या किया है कि नासा ने स्पेस एक्स की तरफ से क्या हुआ कि क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट शुरू किया। इसको क्या कहते हैं, इसको रेजिलेंस भी कहते हैं। तो नासा ने ये चीजें स्पेसएक्स को मुख्य रूप से सौंपी थी। स्पेसएक्स क्या है, स्पेसएक्स भी एक एजेंसी है जो स्पेस की चीजों को लेकर के काम करती है, नई नई चीजों को डेवलप करती है, उनको अंजाम देती है। मुख्य रूप से चीफ कौन है इन सब काम का, नासा चीफ है। यानी कि अगर नासा ना सोचे तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है और ना ही वह कुछ हो सकता है। तो देखो, मुखिया तो यहाँ पे नासा ही है, सारे काम नासा करवा रहा है, नासा अलग अलग डिपार्टमेंट को काम सौंप देता है। तो अब क्या हुआ कि स्पेसएक्स के अंदर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, इसको रेजिलेंस भी कहते हैं। इसके तहत इन्होंने 4 लोगों को अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में कहाँ भेजा, अंतरिक्ष में भेज दिया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा है। ठीक है, यानी कि ये 4 लोग कहाँ के थे, हमारे पृथ्वी के थे। तो कहाँ पर इकट्ठे हुए ये लोग, अमेरिका गए। अमेरिका में कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इन लोगों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनको भेजने का काम कर दिया है। यह जो मिशन था, प्रणाली थी, यह शुरू हो गई है। तो उसने क्या करा है, जो 4 लोग स्पेस में गए हैं, उन 4 लोगों में से 3 लोग जो थे वह 3 लोग अमेरिका के थे और एक उनमें जापानी था। तो इस मिशन के ऊपर काफी समय से काम चल रहा था। तो यह काम पूरी तरह से अब सफल हो गया है। यानी कि अभी जो भी चीजें थी, प्लाटिंग करनी थी, जो भी चीजें तैयार करनी थी, वो सभी हो गई है। और होने के बाद इन्होंने क्या करा है कि इन 4 लोगों को अब अमेरिका से ISS भेजने का काम कर दिया है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इन लोगों को फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस में भेजा है। वहीं साथ ही साथ अब यह जो लोग हैं, यह 6 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले हैं। तो ये वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के विभिन्न चीजों को जानेंगे, समझेंगे, और जो भी जानकारी इन लोगों को हासिल होगी, वह सभी जानकारी लेकर के वापस पृथ्वी पर आएंगे। हम काफी लंबे समय सुन रहे थे कि इस तरह का कोई मानव मिशन होने वाला है नासा इसको जल्द ही अंजाम देगा। तो यह काम नासा ने अब कर दिया है और इस मिशन को अंजाम दे दिया है। साथ ही यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह जो मिशन था नासा का, यह नासा का मिशन क्रू 1 मिशन है। ठीक है, यानी कि पहला क्रू जो है नासा ने अब तक सिर्फ वही भेजा है। लेकिन साथ ही साथ नासा ने एक चीज यहाँ और स्पष्ट कर दी है कि इस तरह के आने वाले समय में 6 मिशन होने वाले हैं, यानी कि 6 मिशन ऐसे होंगे। तो उन 6 मिशनों में से यह पहला मिशन था जो अब तक शुरू किया जा चुका है, हो गया है। लेकिन अभी 5 और रह रहे हैं। तो धीरे धीरे अगले साल, फिर कुछ महीनों के अंतराल में धीरे धीरे वह भी आगे भेजे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंतरिक्ष से जुड़े हुए विभिन्न जो हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं, जिन पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करता है विभाग, सरकारें बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है, उसके बाद ही इन तरह के इसको अंजाम दिया जाता है।
तो ज़रूरी यह भी है कि आप इससे जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न जो हल हो रहे हैं इसको समझे से कि नासा तो चीफ है, लेकिन किसने संभाला इसके बाद मिशन? स्पेसएक्स ने संभाला। स्पेसएक्स का जो रेजिलेंस है इसको क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी कहते हैं। इसके माध्यम से आगे के काम हुए, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आगे भेजा, कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। इनमें 3 अमेरिका के थे, एक जापानी इंसान था। 6 महीने तक रहने वाले हैं। वहीं फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यह गए और पहला क्रू मिशन है ये। इसके जैसे 6 क्रू मिशन जाने हैं, तो पहला जा चुका है, 5 अभी बाकी हैं। पर यह सभी काम क्यों हुआ है? देखो, एक चीज तो मैंने आपको बता दी है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, यह हमारे वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है, यह अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न हैं उन प्रश्नों के समाधान में लगातार कार्यरत रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सारे प्रश्न बने हुए हैं सभी के मन में रहते हैं कि ऐसा है तो क्यों है यह प्रश्न जो बने रहते हैं, तो इसकी वजह से ही क्या है, जवाब जानना चाहते हैं। और उन्हीं जवाबों को जानने के लिए लगातार पूरी दुनिया के सभी देशों की एजेंसियां अलग अलग काम करती रहती है। केवल नासा ही नहीं, अगर हम भारत की इसरो को लेकर के बात करें तो इसरो भी इस तरह के बहुत सारे कार्य लगातार करती रहती हैं और अभी भी कई मिशनों पर काम चल रहा है। पिछले साल हमने बहुत अच्छे से देखा था चंद्रयान 2 मिशन को, उससे जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां हमने ली थी, जाना था, समझा था उस मिशन को भी। तो दुनिया के सभी देश इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो जरूरी क्या है, क्यों हो रहे हैं, किस प्रकार के उद्देश्य लेकर के काम किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो देखो यही है कि अंतरिक्ष के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के हमें जवाब चाहिए। ठीक है, मुख्य समस्या तो वही है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर यह चाह रहे हैं, इस जो अब ये मानव अंतरिक्ष यान भेजा है, पहला इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि आसान पहुंच बनाना। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम जाते हैं स्पेस के अंदर, यह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, काफी सारी परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम जिस तरह से चीजों को लॉन्च कर रहे हैं उसके बाद उनसे संपर्क स्थापित रहे हैं, हमारा लगातार संपर्क बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद संपर्क के बाद क्या होता है कि काफी समय जो हमारे रॉकेट्स होते हैं इनको पृथ्वी की कक्षा में गुजारना पड़ता है। ग्रेविटी फोर्स जो होता है उसको धीरे धीरे ब्रेक करते हुए बाहर निकलता है। उसके बाद जिस दूसरे ग्रह पर जाना है या जहां तक पहुंचना है उस दूसरे ग्रह की ग्रेविटी के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर के ही कुछ चीजें हो पाती हैं। तो काफी सारी समस्याएं रहती हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश यह रहती है कि आसान पहुंच संभव हो सके। वहीं दूसरा, कम से कम लागत में काम किया जा सके। अभी हम यह देखते हैं कि इस प्रकार के जो भी मिशन होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एक बड़ा अमाउंट लगाया जाता है, तो काफी सारी उम्मीदें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नासा की तरफ से भी, बाकी देशों की तरफ से भी उम्मीद यही है कि इसका खर्चा जो है वो कम से कम हो सके और कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। साथ ही साथ लगातार शोध कार्य भी बने रहें, ऐसा ना हो कि शोध कार्यों में रुकावट आ जाए। तो शोध कार्य भी लगातार चलते रहें, जारी रहें, उसमें परेशानियां ना हो। तो इस प्रकार की उम्मीदों को लेकर के, उद्देश्यों को लेकर के ऐसा काम किए जा रहे हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि सन 2014 में ही नासा ने बोइंग और स्पेस एक्स को इस मिशन के लिए चुन लिया था, इसकी तैयारी कर ली थी कि, तो इससे पता लगता है कि सन 2014 से ही इस मिशन के ऊपर काम चल रहा था, जो अब सन 2020 में यानी कि 6 सालों के बाद जाकर पूरा हुआ है। इसके लिए जिन 2 एजेंसी को चुना गया था वह थी बोइंग और स्पेस एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ यह बात जो थी, यह सभी बातें इस मिशन से जुड़ी हुई थी। वही अगर हम बात करें तो हमने एक चीज अभी इसी साल देखी है, और वह चीज हमने कब देखी थी? मई 2020 में देखी थी। मई 2020 में क्या देखा कि अमेरिका ने डेमो 2 नाम का एक मिशन भी लॉन्च किया था। डेमो 2 नाम का मिशन लॉन्च किया था। वहीं यह कब किया था? मई 2020 में, जहां पूरी की पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान थी, जूझ रही थी इन चीजों से। वहीं नासा ने एक नई कीर्तिमान वहां भी स्थापित किया और उस समस्या के तहत नासा और स्पेस एक्स ने मिल करके डेमो 2 मिशन लॉन्च किया था और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का नासा का नाम है, जो ख्याति बनी हुई है दुनिया में, कहीं ना कहीं नासा उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे काम करता रहता है, लगातार प्रयत्नशील है उस क्षेत्र में। तो इस मिशन से जुड़ी हुई बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, यह सभी बातें हमने जान ली है। ठीक है, तो यह इसका एक स्पेस क्रू मिशन था जो स्पेस क्रू मिशन 1 कहलाता है। तो नासा ने अपना स्पेस क्रू मिशन अब लॉन्च कर दिया है। मुख्य योगदान इसके अंदर स्पेस एक्स ने दिया है और 6 महीने तक अब यह 4 लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले हैं, विभिन्न चीजों को जानेंगे, पहचानेंगे और बाद में फिर उनके ऊपर शोध किया जाएगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक मालाबार युद्धाभ्यास दूसरा है, सेकंड फेज है इसका। यह युद्धाभ्यास जो है यह नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ये सबसे पहले आपको बता दूं मैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास से आप समझ ही गए होंगे कि भाई नेवी का काम है इसके अंदर, तो नेवल चीजों को अपनाया जा रहा है। तो जहाज कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे, समुद्र मार्गों का प्रयोग किया जाएगा।
चलिए आगे और समझते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मालाबार युद्धाभ्यास 1 भी हुआ था, तो वह काफी मायनों में सफल था, पर उसके बाद अभी बात चल रही थी कि इसका सेकंड फेज भी होगा, तो अब सेकंड फेज शुरू हो गया है। कल यानी कि 17 नवंबर से इसका सेकंड फेज शुरू हो गया था और 20 नवंबर तक चलेगा। यानी कि यह जो कार्यक्रम है यह 4 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। तो इसके अंदर अब नए नए कीर्तिमान पाए जाएंगे, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं युद्धाभ्यास के अंदर। यानी कि युद्धाभ्यास में कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो स्थितियां होती हैं वह इन स्थितियों को युद्ध के जैसा ही बनाया जाता है। तो वहां पर आत्मरक्षा पर बल दिया जाता है, खुद को बचाने पर दिया जाता है, साथ ही यह भी निर्णय लिया जाते हैं कि इस स्थिति में किस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे, कौन कौन से एक्ट किए जा सकते हैं। तो 4 दिवसीय कार्यक्रम है। साथ ही देखने वाली बात यह है कि यह जो मालाबार युद्धाभ्यास है यह क्वाड देशों के बीच है और यह दूसरा फेज जो है यह गोवा में हो रहा है। ठीक है, क्वाड देश कौन कौन से? क्वाड देश जो है यह 4 देशों का मिलकर के एक समूह है। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो 4 देश है यह 4 देश क्वाड देश कहलाते हैं। तो यही चारों देशों ने मिलकर के इसका सेकंड फेज भी कर रहे हैं। जब इसका फर्स्ट फेज हुआ था तो फर्स्ट फेज में भी यही चारों देश थे, सेकंड फेज है तो उसमें भी यही 4 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस साल अब सेकंड फेज में क्या हो रहा है? भारत की तरफ से जो शिप पार्टिसिपेट कर रहा है वह गया है INS विक्रमादित्य। ठीक है, नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, तो जिस प्रकार का यह नाम है उसी प्रकार का यह शिप भी है। बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, भारत के अच्छे INS में से यह एक है। ठीक है ना, तो यह इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा जो वायुयान हमारे तरफ से गए हैं, वायुयान हमारे यहाँ से गए हैं MiG-29 के और F-18 यह गए हैं। तो यह भी वहां पर अपनी भूमिका निभाएंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से USS निमित्ज आ रहा है। ठीक है, तो यह जो USS निमित्ज आया है यह अपना में बहुत ज्यादा खास है। इसको लेकर के हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, मैं दोबारा आपको ये बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये। यानी कि अमेरिका के USS निमित्ज को दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है और यह कुछ है भी इस प्रकार का ही। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपने आप में खतरनाक माना जाता है और यह माना जाता है कि युद्ध में दुनिया का कोई भी दूसरा युद्धपोत इसके सामने नहीं टिक सकता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS बेलरेट और जापान की तरफ से JS मुरास्मे शामिल हो रहे हैं। तो यह मुख्य 4 युद्धपोत हैं जो चारों देशों की तरफ से आ रहे हैं। नाम भी बहुत इजी से, भारत का विक्रमादित्य, ठीक है, अमेरिका का निमित्ज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बेलरेट और जापान की तरफ से मुरास्मे। तो यह 4 वहां शामिल हो रहे हैं और इसके लेकर के काम शुरू हो गया है। 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक की इसकी डेट थी, 4 दिवसीय होना था। तो अब यहाँ पर यह चीजें शुरू हो गई है और अभी अपना युद्धाभ्यास करेंगे। साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी है कि जो मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण था यह 3 नवंबर से 6 नवंबर तक कंप्लीट हो गया था और इसके अंदर भारत की तरफ से जिन्होंने जो शामिल हुए थे उनके नाम एक बार समझ लेते हैं। भारत की तरफ से इसके अंदर INS रणविजय, INS शिवालिक, INS सुकन्या और INS शक्ति, यह 4 युद्धपोत शामिल हुए थे। भारत के बहुत ज्यादा अच्छे युद्धपोत हैं ये। इसके अलावा एक पनडुब्बी थी INS सिंधुराज। इस पनडुब्बी ने भी वहां पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा कुछ हमारे वायुयान भी गए थे, वायु युद्धपोत भी गए थे। तो वो कौन कौन से थे? हॉक, P-18, डॉर्नियर, चीता, चेतक और ध्रुव। ठीक है, तो इन सभी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और अपने आप को सभी मायनों में वहाँ पूरी तरह से सिद्ध किया था। वहीं साथ ही देखने वाली बात एक यह भी है कि इस प्रकार के जो भी युद्धाभ्यास हो रहे हैं हम पहले ही पढ़ते हुए आए हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम आगे भी इनको पढ़ें। तो यह सभी जो भी युद्धाभ्यास हो रहे हैं यह जीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट के तहत हो रहे हैं। जीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट के तहत क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। पहले जब भी यह युद्धाभ्यास होते थे तो इसके अंदर जो भी मार्शल्स हुआ करते थे वैसे भी आपस में मुलाकात करते थे, मिलते जुलते थे, लंच वगैरह भी सभी साथ में किया करते थे। तो लेकिन अब स्थिति किस प्रकार की हो गई है, कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो सभी पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा परेशान है। तो काम सब हो रहे हैं लेकिन जीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में होने का मतलब यह है कि यह जो भी अधिकारी होंगे सभी देशों के यह आपस में संपर्क नहीं स्थापित करेंगे, दूर दूर रहेंगे और मिलेंगे जुलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट के तहत रह करके इन्होंने पहला चरण भी इसका कंप्लीट किया था, दूसरा चरण भी इसका ये ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एंड मुझे लगता है कि शायद जो भी जानकारियाँ थी यह सभी जानकारी आप तक पहुंच गई हैं आज की वीडियो से रिलेटेड। एंड बाकी कोई भी यदि आपका प्रश्न होता है तो ऐसी स्थिति में नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब दिए जाएंगे आपको। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जिनसे आप तक जानकारियाँ पहुंचती रहती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।